मीर रजा के साथ जो कुछ भी हुआ वो यूनिवर्सिटी रोड पर हुआ। जिस मुकाम से उसकी लाश मिली उससे सिर्फ चंद सौ कदम के फासले पर वो आखिरी बार कैमरे में नजर आया। क्या मीर रजा के कातिलों ने उसे चलते रहने के लिए कहा था? और जैसे ही वो एक ऐसे सुनसान मुकाम पर पहुंचा जहां कोई कैमरा नहीं था, उसे पिक कर लिया गया। मीर रजा की लाश के एक हाथ में किसी झाड़ी के खुश्क पत्ते क्यों थे? उसके शॉर्ट्स की पॉकेट्स बाहर क्यों निकली हुई हैं? मीर रजा को लगने वाली गोली के फॉरेंसिक में क्या आया है? ये सब और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके फॉरेंसिक से शायद बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मीर रजा के साथ जो कुछ भी हुआ वो यूनिवर्सिटी रोड पर हुआ। जिस मुकाम से उसकी लाश मिली उससे सिर्फ चंद सौ कदम के फासले पर वो आखिरी बार कैमरे में नजर आया था। क्या मीर रजा के कातिलों ने उसे चलते रहने के लिए कहा था? और जैसे ही वो एक ऐसे सुनसान मुकाम पर पहुंचा जहां कोई कैमरा नहीं था, उसे पिक कर लिया गया? या मीर रजा अपने कातिलों से बचने के लिए पहाड़ी पर भागा और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक पीछे से लगने वाली गोली के बाद तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लुढ़कता हुआ उस मुकाम पर आ गिरा जहां से उसकी लाश मिली? मीर रजा की लाश के एक हाथ में किसी झाड़ी के खुश्क पत्ते क्यों थे? क्या पहाड़ी से गिरते हुए उसने संभलने के लिए किसी झाड़ी को पकड़ने की कोशिश की थी, या ये जांकनी के आलम में इज़्तिरारी कोशिश थी? मीर रजा की लाश की इब्तिदाई तस्वीर और वीडियोस में उसके शॉर्ट्स की पॉकेट्स बाहर क्यों निकली हुई हैं? क्या कत्ल से पहले किसी ने उसकी तलाशी ली थी? मीर रजा को लगने वाली गोली के फॉरेंसिक में क्या आया है? क्या ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के उसी पिस्तौल से चलाई गई जो मीर रजा ने किचन की ड्रॉर से निकाला था? मीर रजा की लाश को इब्तिदा में किसी नशे के आदी शख्स की लाश क्यों समझा गया? क्या ये इस केस में पुलिस की इब्तिदाई गलती थी? ये सब और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके फॉरेंसिक से शायद बहुत से सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल FIR विद फ़हीम सिद्दीकी और डे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। मीर रजा केस में मेडिकल बोर्ड और केमिकल एग्जामिनर की इब्तिदाई रिपोर्ट से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, जिसके बाद DIG लेवल के अफसर की सरबराही में आला सतह की तफ्तीशी टीम भी कायम कर दी गई है। अब इस टीम को जिन सवालों के जवाब तलाश करना है, आज उसी पर बात होगी। और चूंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ सका है, इसलिए आज प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले कुछ इम्कानात पर भी बात करूंगा, लेकिन शायद वो इस वक्त एक मकबूल बयानिया ना हो। मेरे लिए इस केस में 27 मिनट बहुत अहम है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। फिलहाल बात का आगाज करते हैं मीर रजा के घर से निकलने से। मीर रजा 27 और 28 जुलाई की दरमियानी शब रात के आखिरी पहर अपने घर से रवाना हुआ था। घर के बाहर से हासिल CCTV फुटेज के मुताबिक वो 4:11 पर उस कार में आकर बैठा जो उसने बाइकिया की कार सर्विस से बुक की थी, और ये राइड गुलिस्तान जौहर के लिए बुक की गई थी। बाइकिया के रिकॉर्ड के मुताबिक मीर रजा 4:28 पर उस लोकेशन पर पहुंच गया था जो उसने ऐप में ऐड की थी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने उसे एग्जैक्ट किस मुकाम पर उतारा, इसकी कोई CCTV फुटेज तो नहीं मिल सकी है, लेकिन बाइकिया के ड्राइवर ने गुलिस्तान जौहर में उस मुकाम की निशानदही ज़रूर की है जहां मीर रजा गाड़ी से उतरा।
नहीं जो है ना ये बैंक से उसकी कहने के मुताबिक उसने कहा था ये रोड दे दो। ये पेपर ये लेके आया, ये पहले कट छोड़ के दूसरे कट जो है ना ये दूसरा कट है। मैंने इसको लेके आया जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे होता है। ये जो पानी चला हुआ सफेद कार इसके बराबर में जो कार सड़क किया मैंने उसको उतार दिया 4:28 पे। एहसानुल्लाह ने जिस मुकाम पर मीर रजा को उतारा ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का डिवाइडेड रोड है और इसी रोड पर ब्लॉक 2 में मीर रजा का किचन भी था। लेकिन मीर रजा ने किचन पर गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहा बल्कि उसे क्रॉस कर गया। किचन क्रॉस करने के चंद सौ कदम बाद उसने गाड़ी साइड पर रुकवाई और जेब से 1000 रुपए निकालकर ड्राइवर को देता हुआ गाड़ी से उतर गया। ड्राइवर एहसानुल्लाह के मुताबिक उसका बिल सिर्फ 597 रुपए बना था। उसने बाकी रकम लौटाना चाहिए लेकिन उस वक्त तक मीर रजा गाड़ी से उतर चुका था और उसने एहसानुल्लाह को बाकी रकम रखने के लिए कहा और पैदल आगे बढ़ गया। हम भी आगे बढ़ने से पहले एहसानुल्लाह का मुझे रिकॉर्ड कराया गया वीडियो बयान ना देख लें। मीर रज़ा का जो जिस वक्त जो उसने बुकिंग किया वो 3:57 पे मैंने उसका रेट कबूल किया। जो उसने लोकेशन ऐप के अंदर ऐड किया बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। उसकी लोकेशन पे पहुंच गया तो वो टाइम था 4:06। 4:07 मैंने उसको फ़ोन किया मैंने बोला भाई हम आपके लोकेशन पे पहुंच गया आप आ जाए। वो उसने कहा था भाई 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। वो आ चुका है 2 मिनट बाद आ चुका है। 4:09 में मैंने रेट स्टार्ट किया। उसने कहा था लोकेशन को छोड़ो अब मैं आपको रास्ता बताता हूँ, जिस रास्ते पे मैं आपको बताता हूँ उसी रास्ते पे चलो। तो बिल्कुल मैं उसके कहने पे चला गया, मैं उसके रास्ते पे चला गया। ये जो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी जैसे चढ़ाई बना हुआ है उसी पे चढ़ के उसे उतार करके तो पहले गली आएगा। पहले गली में मैंने ले लिया। पहले गली की जैसे नीचे उतर गया वो बैंक आता। फिर उसने गाड़ी बोला ये रोड से थोड़ा सा 1 वे ले लो। मैंने 1 वे ले लिया। वो उसने बोला इधर खड़ा कर दो गाड़ी। जिस जगह पे उसने लोकेशन दिए बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने उसी की लोकेशन पे छोड़ दिया। घर से रवाना होने के 27 मिनट बाद मीर रजा पहली बार गुलिस्तान जोहर में किसी कैमरे की फुटेज में नजर आया और ये कैमरा उसी गेस्ट हाउस का है जिससे मुताल्लिक बहुत सारी कहानियां आप सुन चुके हैं। गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के मुताबिक 4:33 और 23 सेकंड पर मीर रजा चलता हुआ कैमरे के फ्रेम में एंटर हुआ है। लेकिन ये वो रोड नहीं है जिस पर वो बाइकिया की कार से उतरा था। ये उस मुकाम से चंद सौ कदम दूर है और ये गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1A का डिवाइडेड रोड है। मीर रजा का मोबाइल उसके हाथ में था जिसकी लाइट मुसलसल नजर आ रही है। मीर रजा तकरीबन 31 सेकंड इस कैमरे में नजर आया और 4:33 पर वो इस कैमरे में नजर आना बंद हो गया। और फिर इस मुकाम से चंद सौ कदम के फासले पर तकरीबन 1.5 मिनट बाद 4:35 पर वो इसी रोड पर वाक़ई एक शादी हॉल के बाहर लगे कैमरे के फ्रेम में इन होता है और ये इस केस की सबसे अहम फुटेज है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इस फुटेज में मीर रजा जो इस डबल रोड पर पहले दूसरी जानिब चल रहा था अब आइलैंड के इस तरफ आ चुका है। उसका रुख यूनिवर्सिटी रोड की तरफ है जहां बीआरटी पर काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड के करीब पहुंचकर वो 4:35 पर अपना आईफोन सड़क पर ही फेंक देता है और मजीद 11 सेकंड्स बाद वो यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड पर टर्न लेते हुए इस कैमरे के फ्रेम से भी बाहर निकल जाता है। ये वो मुकाम है जहां से हमें सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा गुजरता हुआ नज़र आता है। मीर रजा सामने से चलता हुआ आ रहा है और उसके आने के बाद ये वो एक होटल है। इस होटल के सामने ही वो अपना मोबाइल फ़ोन फेंकता है और उसके बाद जो है वो इस मुकाम से वो टर्न हो जाता है इस सर्विस रोड के ऊपर। ये सर्विस रोड इस यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल साथ है और ये जा रही है समामा की तरफ और उस मुकाम की तरफ भी जहाँ से उसकी लाश मिली है। और इससे आगे जो है एक और मुकाम है जहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उससे आगे जो है वो रूट भी दिखाऊंगा जहाँ से मीर रजा जो है वो गुजरा। और फिर उसकी आखिरी फुटेज है इसी सर्विस रोड की
जहां 4:38 पर मीर रजा एक रेंटे कार के शोरूम के बाहर लगे हुए कैमरे के फ्रेम में इन होता है और 4:38 पर फ्रेम से आउट हो जाता है और उसका रुख उस मुकाम की जानिब है जहां से 29 जुलाई को उसकी लाश मिली। अब अगर हम इस मुकाम से चंद कदम आगे चलें और ये देखते हुए चलें कि मीर रज़ा जो है अगर इसी जगह से चलता हुआ जा रहा था और रात का आखिरी पहर भी था, तो ये जो आप देख रहे हैं कि दरख्तों के पीछे से एक लाइट नज़र आ रही थी, ये लाइट जो है ये उस मस्जिद की है। इस मस्जिद के नीचे से मीर रज़ा की लाश मिली है। तो ये वो चीज़ है जो थोड़ा सा इस मामले को अभी भी अनक्लियर करती है कि आखिर क्या वजह थी, ये कैसे मुमकिन हुआ कि मीर रज़ा जो सही सलामत सही हालत में चलता हुआ इस मुकाम से गुज़रा है, इस मस्जिद के नीचे से फिर लाश मिलती है और जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर मैं ये कहूँ तो चंद कदम ही होंगे इस मुकाम से जहाँ से वो चलता हुआ जा रहा है। यानी मीर रज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ इन चंद सौ कदम के दौरान हुआ है। आप तसव्वुर करें रात के आखिरी पहर उस मुकाम पर वीरानी और सन्नाटे का क्या आलम होगा। उस मुकाम से क्राइम सीन यानी जहाँ से लाश मिली वहाँ तक कोई इमारत ही नहीं है जिस पर कोई कैमरा इंस्टॉल हो। एक तरफ यूनिवर्सिटी रोड है, दूसरी तरफ पहाड़ी और दरमियान में नर्सरी। यूनिवर्सिटी रोड कई सालों से ज़ेर तामीर है और उस पर कैमरे का तो अभी कोई तसव्वुर भी नहीं है। जब मैंने इस मुकाम पर मौजूद मुख्तलिफ लोगों से बात की तो मुझे बताया गया कि रात के औकात में लोग अमूमन यहाँ से गुजरने से गुरेज करते हैं और अगर कोई मोटरसाइकिल पर भी हो तो वो स्पीड में गुजर जाता है। अब इम्कान यही है कि मीर रज़ा को यहाँ तक चलने के लिए कहा गया और जब वो किसी भी कैमरे की जद से बाहर आ गया तो उसे पिक कर लिया गया, किसी नामालूम मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की जिस पर उस पर फायर किया गया। गोली कमर में लगी और दिल फाड़ती निकल गई और बाद में कातिलों ने उसकी लाश ठिकाने लगा दी। लेकिन इसके लिए वही मुकाम क्यों चुना गया जिस तरह बढ़ता हुआ वो आखिरी फुटेज में नजर आया है। एक इम्कान ये भी है कि मीर रज़ा सर्विस रोड पर चलता हुआ उस मुकाम तक पहुंच गया था जहां झाड़ियों के पीछे से उसकी लाश मिली। कातिलों ने इसी मुकाम पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। वो किसी तरह उनसे बचता हुआ पहाड़ी की तरफ भागा। वो तकरीबन पहाड़ी पर चढ़ चुका था कि उसे पीछे से गोली लगी और वो लुढ़कता हुआ उस मुकाम पर आ गिरा जहां से बाद में उसकी लाश मिली। लेकिन एक बयानिया और भी है, एक ऐसा बयानिया जो इस वक्त बिल्कुल भी मकबूल नहीं, लेकिन इस बयानिए से जुड़ी है एक फुटेज जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था और इसे समझने के लिए आपको मीर रज़ा के आखिरी दिनों की कुछ अहम बातों को समझना होगा। मीर रज़ा अपने आखिरी दिनों में माली तौर पर काफ़ी परेशान था। उसका बैंक अल हबीब का अकाउंट 24 जुलाई को ज़ीरो हो चुका था, जबकि बैंक अल फलाह और मीज़ान बैंक के अकाउंट्स भी तकरीबन खाली थे। अपनी माली परेशानियों को दूर करने के लिए उसने दोस्तों से माली मदद की दरख्वास्त भी की थी। आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता एक दोस्त को मैसेज करके उसने 3 करोड़ रुपए मांगे थे और इस मैसेज में उसने ये कहा था कि इस रकम पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार है। यहाँ तक कि इस मैसेज में उसने ये तक कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं कल आपको मिलूँगा भी या नहीं, मुझे अजीब ख्यालात आ रहे हैं। कल सुबह मेरे लिए एक मुश्किल मरहला है और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस दोस्त ने उससे माजरत कर ली थी। इसी तरह एक और दोस्त से जो एक मारूफ कॉमेडियन का बेटा है, उससे मीर रज़ा ने अपने कारोबार में 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की दरख्वास्त की थी, लेकिन उसने भी माजरत कर ली। दोनों के दरमियान ये मुलाकात एक रोज़ कबल बहादुराबाद में एक मारूफ चाय के होटल पर हुई थी, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। माली मदद के लिए मीर रज़ा के किए गए एक मैसेज जिसमें उसने मांगी गई रकम पर अपनी ज़िंदगी का दारोमदार करार दिया था, एक तरफ उसकी जहनी हालत की अक्कासी करता है तो दूसरी तरफ इस मैसेज से ये भी महसूस होता है कि उसे किसी किस्म की थ्रेट का सामना था। 28 जुलाई को उसने अपना किचन बंद हो जाने के बाद जाकर सिक्योरिटी गार्ड का असलहा निकाला। घर जाने के बाद ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी जो रेंटे कार की थी उसे खाली किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप डिलीट किया। अपने बैंक अल फलाह के अकाउंट से वालिद और वालदा को बिल तरतीब 15,000 और 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए।
जिसके बाद अकाउंट में सिर्फ 720 रुपये बचे। फिर उसने अपने पास मौजूद 40,000 रुपये कैश में से 39,000 रुपये वालिदा के सिरहाने रखे और सिर्फ 1,000 रुपये लेकर राइड कराकर गुलिस्तान जौहर के लिए निकल गया। मैं मीर रजा के फ़ोन का CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल कर चुका हूँ और CDR के मुताबिक उस रात यानी 28 जुलाई को उसके फ़ोन पर 4:07 पर बाइकिया के कार ड्राइवर एहसानुल्लाह की आने वाली कॉल आखिरी कॉल थी। उसके बाद उसके फ़ोन पर 4:20 से लेकर 4:22 तक उसकी मंगेतर, जिससे उसका 2 रोज़ बाद निकाह होने वाला था, उसके 8 मैसेजेस हैं जिनका मीर रज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया और 4:22 पर जौहर मोड़ के मुकाम पर उसके फ़ोन के सिग्नल्स आना बंद हो गए थे। शायद उसने फ़ोन एरोप्लेन मोड पर डाल दिया था, क्योंकि जौहर में कार से उतरने के बाद पैदल चलते हुए और फ़ोन फेंकते हुए भी फ़ोन की लाइट से ये तो पता चल रहा है कि फ़ोन ऑन था। मीर रज़ा जौहर पहुंचने के बाद कहां कहां से गुजरा ये मैं आपको दिखा चुका हूं। अब ज़रा वापस उस शादी हॉल की वीडियो की तरफ चलते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इस वीडियो में मीर रज़ा 4:35 और 47 सेकंड पर फ्रेम आउट हो जाता है। मीर रज़ा केस में शायद ये वाहिद CCTV फुटेज है जिसमें ऑडियो भी मौजूद है। क्यों ना इस वीडियो को ज़रा आगे तक देखते हैं। 4:37 पर इस वीडियो में एक आवाज़ है, ज़रा फिर सुनिएगा। क्या ये फायर की आवाज़ है? मुमकिन है मैं गलत हूं, लेकिन बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं इस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सका। इसलिए ख़ास 4:37 और 56 सेकंड पर मैंने एडिट में ऑडियो का लेवल बढ़ा कर देखा है। अब ज़रा सुनिएगा। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे चौंका दिया। मैं अभी भी नहीं कहता कि मैं 100% दुरुस्त हूँ। इसका फैसला इस वीडियो के फॉरेंसिक से किया जा सकता है, लेकिन एक बात और भी अहम है और वो है इस आवाज़ की फौरी बाद शादी हॉल के बराबर वाली बिल्डिंग के चौकीदार का बाहर आना। वो ना सिर्फ अचानक बाहर आया बल्कि उसने लाइट ऑन करके इधर उधर डाली भी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके इस तरह बाहर आने से भी मुझे ये तासुर मिला है कि फायर की आवाज़ उसने भी सुनी और क्या हुआ है ये देखने के लिए वो बाहर आ गया। इस वीडियो में हवा, ट्रैफिक और कब्बे के बोलने की आवाज़ के साथ साथ अजान की आवाज़ भी। और जानते हैं ये किस मस्जिद की अजान की आवाज़ है? पहाड़ी वाली उसी मस्जिद की जिसके अक़ब से मीर रज़ा की लाश मिली है। यहाँ ये एतराज़ भी हो सकता है कि मुमकिन है शादी हॉल के कैमरे की फुटेज में नज़र आने वाला टाइम दुरुस्त ना हो, तो मैं ये भी चेक कर चुका हूँ। इस तस्वीर को बगौर देख लीजिए। मोबाइल पर नज़र आने वाला टाइम और शादी हॉल के कैमरों का टाइम सेम है। यहाँ यकीनन ये सवाल बनता है कि फिर मीर रज़ा का पिस्तौल कहाँ गया? तो जनाब, एक और वीडियो में एक कचरा चुनने वाला इसी मुकाम पर नज़र आया है जो काफ़ी देर वहाँ रुका रहा है और मुमकिना तौर पर ना सिर्फ मीर रज़ा का पिस्तौल भी उसी ने उठाया बल्कि मीर रज़ा की तलाशी भी ली। और इसी वजह से मीर रज़ा की इब्तिदाई वीडियो में जो नर्सरी के मुलाजिम ने बनाई उसके शॉर्ट्स की जेब उल्टी है। और जब मैंने आसपास के लोगों से बात की तो मुझे पता चला है कि वीडियो में नज़र आने वाला कचरा चुनने वाला एक नशे का आदी शख्स है जिसे इलाके के अफराद ने कई बार देखा है, लेकिन 29 जुलाई के बाद से वो नज़र नहीं आ रहा। ये शख्स कहाँ गया, इसे तलाश करना भी नई तफ्तीशी टीम के लिए एक चैलेंज होगा। वो तफ्तीशी टीम
जिसके सामने रोज एक नई बात आ रही है। अब तक की रिपोर्ट्स में मीर रजा का न सिर्फ सर और जबड़ा टूटा पाया गया है, बल्कि उसकी शर्ट पर तेजाब की मौजूदगी का सबूत भी मिला है। शर्ट पर मौजूद सुराख से यह भी साबित हो गया है कि उसे गोली पीछे से लगी, यानी खुदकुशी की कहानी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लेकिन शादी हॉल की वीडियो में मौजूद फायर की आवाज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इस वीडियो का फॉरेंसिक होना चाहिए। फॉरेंसिक पर याद आया, मीर रजा का मोबाइल फ़ोन जो बाद में यूनिवर्सिटी रोड पर बनने वाली बीआरटी पर काम करने वाले एक मुलाजिम से बरामद हो गया था, उसे मीर रजा की एप्पल वॉच समेत फॉरेंसिक के लिए पंजाब की फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। जबकि सिंध की फॉरेंसिक लैब ने मीर रजा की जहां से लाश मिली वहां से 7 रोज बाद मिलने वाली गोली के खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट दे दी है। लेकिन चूंकि लैब को मैचिंग करने के लिए कोई और खोल नहीं भेजा गया था, इसलिए वो इससे ज़्यादा रिपोर्ट नहीं दे सके कि ये खोल 30 बोर के पिस्तौल का है। लेकिन क्या ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का वही पिस्तौल था जो मीर रजा ने अपने किचन की ड्रॉर से निकाला था? ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि पुलिस आले कत्ल आज तक बरामद नहीं कर सकी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।